हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पैरेट क्लासेस में। तो आज मुगल वंश का आखिरी वीडियो है जिसमें अभी तक हमने पूर्ववर्ती मुगल काल को कंप्लीट कर लिया है। ओके, वैसे तो पूरे मुगल वंश का शासनकाल का जो समय है वह है 1526 से 1857। ओके, बट अभी तक हमने ओनली पूर्ववर्ती मुगल काल को समझा है जिसका समयकाल 1526 से 1707। ठीक है, आसान भाषा में समझें तो जो मुगल वंश है इसको हम दो पार्ट में समझेंगे। अभी हमने पूर्ववर्ती मुगल काल को समझ लिया है जिसमें हमने बाबर को समझा, हुमायूं को, अकबर को, जहांगीर को, शाहजहां को और औरंगजेब को। ओके, तो हमने बेसिकली पूर्ववर्ती मुगल काल को अभी पढ़ लिया है। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है इन सभी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, या तो फिर आप प्लेलिस्ट से जाके पूरा मुगल वंश कवर कर सकते हैं। तो बेसिकली आज का जो वीडियो है वह है उत्तर मुगल काल का, और समयकाल रहेगा 1707 से 1857 तक। इतनी बात आप समझ गए। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे थोड़ी सी थ्योरी। उससे पहले हम ये जान लेंगे कि कौन कौन से जो मुगल शासक हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं एक चार्ट का। अगर आप चार्ट को देखें तो जब मैं आपको औरंगजेब का क्लास पढ़ा रही थी उस समय मैंने बताया था आपको कि औरंगजेब के बाद ही मुगल वंश धीरे धीरे खत्म होने लगता है, क्योंकि उसके बाद कोई भी इतना पावरफुल शासक नहीं आता। ठीक है, फिर भी जो भारत का उत्तरी क्षेत्र था वहां पर कुछ शासक ऐसे आए जिन्होंने मुगल काल का विकास किया, तो उसी में हम पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो के हिसाब से चलते हैं, थोड़ा सा एक ओवरव्यू कर देती हूँ। तो औरंगजेब के मैंने आपको बताया था 5 बेटे थे, जो आजम शाह, मुअज्जम जिन्हें बहादुर शाह भी कहते थे, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अकबर और कामबख्श। पिछले वीडियो में मैंने बोला था आपको कि जो मोहम्मद सुल्तान और मोहम्मद अकबर थे उन दोनों की डेथ हो गई थी। ओके, तो उत्तराधिकारी के पद के लिए केवल उनके औरंगजेब के ओनली 3 बेटे ही बचे थे, आजम शाह, मुअज्जम और कामबख्श। ओके, और इन्हीं में से कोई नेक्स्ट शासक बनेगा मुगल काल का। ओके, इतनी बात आप समझ गए। तो बचे कौन? आजम शाह बचा, मुअज्जम बचा जो आगे चल के यह कह सकते हैं बहादुर शाह कहलाया, और कामबख्श बचा। ठीक है, मैंने रेड कलर से मैं रेड कलर से इंडिकेट किया है ताकि आप आसानी से समझ सकें कि उत्तर मुगल काल में कौन कौन सा व्यक्ति शासक बना था। ओके, और उसके साथ मैंने नंबरिंग भी कर दी है ताकि आप आसानी से समझ सकें कि इसके बाद कौन सा शासक बना है। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है समझना, बस आप इस चार्ट को आसानी से अगर पढ़ लेंगे ना तो आपको उत्तर मुगल काल पूरी तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर इस चार्ट का ओवरव्यू करें तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि औरंगजेब के 3 पुत्र बचे और इन्हीं में उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था। ठीक है, और इन्हीं में उत्तराधिकारी के युद्ध में जीता कौन था? मुअज्जम, मतलब बहादुर शाह जीता था। ठीक है, तो नियम के मुताबिक बहादुर शाह नेक्स्ट मुगल शासक बना, तो वहाँ पे नंबर 1 डाला है। ओके, उसके बाद बहादुर शाह के 4 बेटे होते हैं, जहांदर शाह, अजीम उस शान, रफ़ी उस शान और जहान शाह। उसके बाद बहादुर शाह के 4 बेटे होते हैं। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। तो बहादुर शाह के बाद शासक बनता है उसका बेटा जहांदर शाह। ठीक है, ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन बना मुगल शासक? जहांदर शाह। उसके बाद बनता है बहादुर शाह के बेटे का बेटा, उसका क्या नाम था? फर्रुखसियर। तो नेक्स्ट शासक बनता है फर्रुखसियर। उसके बाद बहादुर शाह का जो तीसरा बेटा था रफ़ी उस शान, उसका जो बेटा होता है रफ़ी उद जराद, वह बनता है चौथा शासक। और उसी के बाद कुछ ही समय के लिए बनता है रफ़ी उद दौला। ये जो दोनों शासक हैं ये बहुत कम समय के लिए ही शासक बनते हैं और इनकी जल्दी ही बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है, इसलिए काफ़ी किताबों में इनका उल्लेख भी नहीं है। ठीक है, तो रफ़ी उद दौला के बाद बनता है शासक जहान शाह का बेटा मोहम्मद शाह, और उसके बाद मोहम्मद शाह का बेटा बनता है अहमद शाह। तो इस तरीके से 7 जो शासक मुगल शासक हैं वो अभी तक बन गए। उसके बाद बनता है शासक नेक्स्ट जहांदर शाह का बेटा आलमगीर द्वितीय, और आलमगीर द्वितीय के बाद शासक बनता है जो औरंगजेब का 5वां बेटा था कामबख्श
उसके बेटे का बेटा, मतलब शाहजहां तृतीय बनता है 9वां शासक। उसके बाद नेक्स्ट शासक बनता है आलमगीर द्वितीय का बेटा शाह आलम द्वितीय। उसके बाद बनता है अकबर द्वितीय और उसके बाद बनता है बहादुर शाह जफर, जो उनके बेटे के बेटे के बेटे चलता रहा। ठीक है, 8, 10, 11, 12। ओके, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आप इस चार्ट को किसी कॉपी या पेपर पर नोट कर लीजिएगा और 2-3 बार रिवाइज करेंगे ना तो पूरा उत्तर मुगल काल आसानी से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कि हम किन किन शासकों को आज इस वीडियो में कवर करने वाले। ठीक है, तो चलो थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। तो उत्तर मुगल काल जो समय काल है 1707 से 1857। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तर मुगल काल 1707 से प्रारंभ हो जाता है और यह 1857 में जब अंग्रेजों के विरुद्ध आज़ादी के लिए क्रांति होती है तो उस समय बहादुर शाह जफर को पराजय का सामना करना पड़ता है। ठीक है, बहादुर शाह जफर कौन था? औरंगजेब के बाद जो नेक्स्ट शासक बना था। तो जब बहादुर शाह जफर की पराजय हो जाती है तो अंग्रेज उसको रंगून मतलब म्यांमार में कैद कर देते हैं और जहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है और इसी के साथ उत्तर मुगल काल का अंत हो जाता है। ओके, तो इसी समय काल को जो 1707 से 1857 की क्रांति तक का समय काल है, इसी काल को उत्तर मुगल काल कहा जाता है। ठीक है, ये थोड़ी सी परिभाषा है किसकी? उत्तर मुगल काल की। अब 1 बाय 1 जो शासक रहे उनके बारे में हम कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले शासक आता है बहादुर शाह प्रथम, जिसका समयकाल रहता है 1707 से 1712। बहादुर शाह जफर, ये कह सकते हैं बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। ओके, जो औरंगजेब के पुत्रों में से था, क्योंकि उसके 5 पुत्र थे औरंगजेब के, जिनमें से 2 की उसकी मृत्यु हो जाती है और बाकी जो 3 बचते हैं उन्हीं में उत्तराधिकारी का युद्ध होता है। तो औरंगजेब के 3 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श, जिनमें उत्तराधिकारी का युद्ध होता है। तो औरंगजेब ने अपने तीनों पुत्रों को वसीयत के माध्यम से, ये कह सकते हैं तीनों पुत्रों में वसीयत के माध्यम से उसका विभाजन का निर्णय लिया था। लेकिन जैसा कि मुगलों में राजा बनने के लिए आपस में युद्ध की जो प्रथा चली आ रही थी, वैसा ही औरंगजेब के तीनों पुत्रों में भी हुआ। तो औरंगजेब के तीनों पुत्रों में से जो एक पुत्र था मुअज्जम, उसने अपने बाकी 2 भाइयों को पराजित करके राजा बनता है और वह आगे चलकर बहादुर शाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर उत्तराधिकारी के युद्ध की बात करें तो पहला युद्ध होता है आगरा के पास जजाऊ नामक स्थान पर। ठीक है, जिसको जजाऊ का युद्ध कहते हैं, जिसमें मुअज्जम और आजम आमने सामने होते हैं, जिसमें मुअज्जम की विजय होती है। उसके बाद दूसरा युद्ध दक्षिण भारत में बीजापुर के बीच लड़ा गया, जिसको बीजापुर का युद्ध कहते हैं, जिसमें मुअज्जम और कामबख्श के बीच युद्ध हुआ और जिसमें मुअज्जम को विजय प्राप्त हुई। तो जो बहादुर शाह था उसको उत्तराधिकारी के युद्ध में सफल होने के बाद वह 65 वर्ष की अवस्था में बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ दिल्ली गद्दी पर आसीन होता है। ठीक है, आगे होता है कि जो बहादुर शाह था वो अपने पिता औरंगजेब की असहिष्णु नीतियों, जैसे कि हिंदुओं के साथ कट्टरता, भारतीय शासकों के साथ कड़ा व्यवहार, धार्मिक नीतियां, राजपूत नीतियां, इन सभी को बदलते हुए सहिष्णु नीतियां अपनाई। जैसे उसने भारतीय शासकों के साथ, जैसे कि मराठा, सिख, राजपूत, इनके साथ उसने मिली जुली नीति अपनाई। मतलब उसके पिता जो कर रहे थे उसने उनके उल्टा किया। ठीक है, उसने और क्या किया? उसने बहादुर शाह ने मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई। इसने संभाजी के पुत्र साहू को मुगलों की कैद से आजाद भी कर दिया। एक इतिहासकार है खफी खां, उनके अनुसार बादशाह राजकीय कार्यों में इतना लापरवाह था कि लोग उसे शाह ए बेखबर कहने लगे थे और 1712 में इसकी मृत्यु हो गई थी और इसके बाद उसका पुत्र जहांदर शाह अगला शासक बना था। अब पढ़ते हैं जहांदर शाह के बारे में। तो जो बहादुर शाह था उसके 4 पुत्र थे और उन 4 पुत्रों में भी उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था। तो उस समय क्या होता है, उस समय एक शक्तिशाली सामंत होता है जिसका नाम था जुल्फी खान का।
उसने जहांदर शाह का साथ दिया था। जो नेक्स्ट शासक बना था उसने उसका साथ दिया था, जिसके कारण उसने बाकी 3 भाइयों को हराते हुए, क्योंकि बेसिकली वो बहुत कमज़ोर शासक था, फिर भी जो जुल्फी खान था जो एक सामंत था उसने जहांदर शाह का सपोर्ट किया था, इसलिए वो नेक्स्ट शासक बन जाता है और अपने तीनों भाइयों को हरा देता है। इसलिए उसे लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। और शासक बनते ही जहांदर शाह क्या करता है, शासक बनते ही जहांदर शाह जुल्फिकार खां को वजीर का पद प्रदान कर देता है, क्योंकि बेसिकली जो जहांदर शाह था वो कमज़ोर था शासन करने के लिए। तो वास्तविकता में तो जुल्फिकार खां था वह ही शासन चलाता था। तो उस समय क्या हुआ, तो उस समय जो जहांदर शाह था, क्योंकि शासन तो जुल्फिकार खां चला रहा था, तो जो जहांदर शाह था वह एक वेश्या थी लाल कुंवरी, ठीक है, उसके साथ उसके संबंध हो गए थे और इसी कारण वह चर्चा में रहने लगा था, जिसकी वजह से वो राजपाट में ज़्यादा रुचि नहीं रखता था और वास्तविक सत्ता जुल्फिकार खां के हाथों में ही थी। आगे होता है कि जो सैयद बंधु होते हैं हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां, वह फर्रुखसियर के साथ मिलकर जहांदर शाह की हत्या करवा देते हैं और अगला शासक फर्रुखसियर बन जाता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम फर्रुखसियर के बारे में, जिसका সময়काल रहता है 1713 से 1719। तो हमने अभी पढ़ा है कि इसका शासक बनने में सबसे बड़ा सहयोग रहता है सैयद बंधुओं का, जो बेसिकली अवध क्षेत्र के 2 मुसलमान भाई अब्दुल्ला खां और हुसैन खां थे, जिनके पास वजीर समान शक्ति थी, अर्थात सैन्य शक्ति थी, जिसके सहयोग के कारण फर्रुखसियर सत्ता प्राप्त करने में सफल हुआ था और इसे घृत कायर के नाम से भी जाना जाता था। किसको? फर्रुखसियर को। तो फर्रुखसियर ने क्या किया, क्योंकि सैयद बंधुओं ने उसको सत्ता दिलाने में हेल्प की थी, तो फर्रुखसियर सैयद बंधुओं में से अब्दुल्ला खां को वजीर और हुसैन अली को मीर बख्शी नियुक्त कर देता है। तो सैयद बंधुओं को कह सकते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शासक निर्माता या कह सकते हैं किंग मेकर के रूप में भी जाना जाता है। आगे क्या है, तो फर्रुखसियर के शासनकाल में क्या होता है, तो फर्रुखसियर के शासनकाल में सिखों के नेता होते हैं बंदा बहादुर, उनको पकड़ के 1716 में उनका वध कर दिया जाता है। उसके बारे में एक नेक्स्ट पॉइंट है कि फर्रुखसियर एक असाध्य रोग से पीड़ित था, मतलब उसको एक फोड़ों की बीमारी थी, जिसका उपचार अंग्रेजी सर्जन विलियम हैमिल्टन ने किया था। फर्रुखसियर ने 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत सारी व्यापारिक रियायतें प्रदान की थी। 1717 को में अंग्रेजों को फर्रुखसियर ने शाही फरमान दिया था और इसे अंग्रेजी कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, आगे होता है 1717 में उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को पश्चिम बंगाल में व्यापार करने के लिए फरमान जारी करता है और इस व्यापार के बदले में कंपनी क्या करती है, फर्रुखसियर को 3000 रुपये वार्षिक कर देने का वादा भी करती है। आगे क्या होता है, क्योंकि फर्रुखसियर सैयद बंधुओं के सहयोग से शासक बनता है, तो उसे बाद में यह पता चलता है कि जो सैयद बंधु हैं वह उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे हैं। तो वो क्या करता है, सैयद बंधुओं को हटाने का प्रयास करता है, लेकिन बाद में जो सैयद बंधु हैं उसको ही मारवा देते हैं और नए शासक का चयन कर देते हैं, जिसमें से नया शासक बनता है रफ़ी उद दरजात 1719। तो फर्रुखसियर की हत्या करवाने के बाद सैयद बंधु रफ़ी उद दरजात को शासक बनाते हैं और सैयद बंधु रफ़ी उद दरजात को फरवरी 1719 में बादशाह घोषित करते हैं, लेकिन उसकी जून 1719 में ही फेफड़े की बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सैयद बंधु बनाते हैं रफ़ी उद दौला को। ठीक है, तो इसके बाद सैयद बंधु रफ़ी उद दौला को शासक बनाते हैं और इसकी भी मृत्यु 1719 में सितंबर 1719 में बीमारी से हो जाती है। इसके बाद सैयद बंधु शासक बनाते हैं मोहम्मद शाह को, जिसका समयकाल रहता है 1719 से 1748, जिसे ये कह सकते हैं इसके मूल नाम रोशन अख्तर भी था। तो क्या करते हैं सैयद बंधु अब मोहम्मद शाह को शासक बनाते हैं
परंतु मोहम्मद शाह को ये आभास हो गया था कि जैसे सैयद बंधुओं ने मुझसे पहले शासकों के साथ जो किया है वह मेरे साथ भी कर सकते हैं। इसलिए मोहम्मद शाह धोखे से सैयद बंधुओं की हत्या करवा देता है। ठीक है, लेकिन जो मोहम्मद शाह था उसकी रुचि सार्वजनिक मामलों में नहीं थी, उसकी रुचि थी सुंदर युवतियों के प्रति ज्यादा थी, इसलिए उसको रंगीला बादशाह के रूप में भी जाना जाता था। मोहम्मद शाह ने अपने जीवन काल में क्या किया, उसने अपने शासनकाल में किया कि उसने जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया था और इसके शासनकाल में कई राज्यों के सूबेदारों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता भी स्थापित कर ली थी। ठीक है, जो कई सूबेदार थे उन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता भी स्थापित कर ली थी। अगर स्वतंत्र सत्ता की बात करें तो अवध में शहादत खान है, हैदराबाद में चिनकिलिच खां या निजामुल मुल्क जिसको कहा गया, रोहिलखंड का एरिया था वो है वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान ने संभाला, बंगाल मुर्शिद कुली खां, कर्नाटक सादुतुल्ला खां और भरतपुर चूरामन एवं बदन सिंह। मतलब जो मोहम्मद शाह का शासनकाल था उसमें जो कई रियायतें थी या सूबेदार थे उन्होंने अपने आप को सत्ता से अलग कर लिया था और स्वतंत्र सत्ता घोषित कर ली थी। ठीक है, आगे क्या होता है कि मोहम्मद शाह के समय में ईरान का एक शासक होता है नादिर शाह, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, वह भारत पर आक्रमण करता है। लेकिन जो नादिर शाह था कह सकते हैं बेसिकली वो एक चरवाहा था, लेकिन वो बाद में चलकर फारस का शासक बना था। वह क्या करता है 1736 में फारस का शासक बनने के बाद वह 15 मार्च 1739 को भारत पर आक्रमण करता है, जिसको करनाल का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि ये पंजाब या कह सकते हैं हरियाणा का जो क्षेत्र था, जो वहाँ का एरिया है करनाल, वहाँ पर इसका युद्ध हुआ था, इसलिए इसको करनाल का युद्ध कहते हैं। ओके, तो 1739 में वह भारत पर आक्रमण करता है। ठीक है, और यह युद्ध किसके बीच में होता है, नादिर शाह व मोहम्मद शाह के बीच में, और इसी कारण नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मोहम्मद शाह के बारे में पॉइंट है कि मोहम्मद शाह उस समय एक कमजोर शासक के रूप में सामने आता है और नादिर शाह के आक्रमण करते ही वह दिल्ली पहुंच जाता है और लगभग 57 दिनों तक दिल्ली में रुकता है और वो वहां पर बहुत सारा कत्लेआम मचाता है और बहुत सारा धन भी लूटता है। धन लूटने में बात करें तो नादिर शाह ने लगभग 70 करोड़ की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताऊद, जिसे मयूर सिंहासन के नाम से जाना जाता था, जिसमें कोहिनूर हीरा भी लगा था, उसको लूटकर वह फारस चला जाता है। तो अगर मयूर सिंहासन के बारे में बोलें तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला मुगल शासक शाहजहां था और अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह। एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। आगे होता है कि 1748 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है और नेक्स्ट शासक बनता है अहमद शाह। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम अहमद शाह के बारे में, जिसका समयकाल होता है 1748 से 1754। तो 1748 में मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद अहमद शाह मुगल शासक बनता है, लेकिन जो अहमद शाह था वह अयोग्य एवं भ्रष्ट शासक था। ठीक है, इसके शासनकाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो ईरान वापस जाने के बाद नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद ईरान का शासक अहमद शाह अब्दाली बनता है। ठीक है, मतलब इसकी शासनकाल के समय जो नादिर शाह था जिसने कत्लेआम मचाया था, इसके शासनकाल है मोहम्मद शाह के शासनकाल में, और लूट कर ले गया था मयूर सिंहासन को। वह क्या करता है, जब वो वापस जाता है ईरान की तरफ तो उसकी रास्ते में ही मौत हो जाती है और उसके बाद ईरान का शासक बनता है अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह जो अब्दाली था वह नादिर शाह के कार्यों से बहुत प्रेरित था। वह भी भारत पर आक्रमण करता है और वह भारत पर 7 बार आक्रमण करता है और वह अपना पहला आक्रमण 1748 में मुगल शासक अहमद शाह के समय करता है। ठीक है, इस आक्रमण से क्या होता है, या कह सकते लूट जो उसने उस समय की थी, तो इस लूट का आलम यह था कि पंजाबी में एक कहावत मशहूर हो गई थी कि खादा पित्ता लाहेदा रहंदा अहमद साहेदा, अर्थात जो खा लिया पी लिया और तन को लग गया वो ही अपना है, बाकी तो अहमद शाह लूट कर ही ले जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट शासक बनता है आलमगीर द्वितीय, जिसका समयकाल होता है 1754 से 1758। इसके समय की एक महत्वपूर्ण घटना यह थी, कौन सी थी, प्लासी का युद्ध, जो हुआ 23 जून 1757 को।
और यह किसके बीच में हुआ यह युद्ध? यह होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें नवाब की हार हुई थी। और उस समय वहाँ का शासक कौन था? वह था आलमगीर द्वितीय, जो वहाँ का शासक था। तो यह आलमगीर द्वितीय के शासन की एक महत्वपूर्ण घटना थी। उसके बाद नेक्स्ट शासक बनता है शाह आलम द्वितीय, जिसका समयकाल रहता है 1759 से 1806, जिसका मूल नाम अली गौहर था। तो जब आलमगीर द्वितीय की मृत्यु हो जाती है तब शाह आलम द्वितीय बिहार के क्षेत्र में होता है और वहीं पर अपने आप को राजा घोषित कर देता है। लेकिन परंतु उस समय दिल्ली में शाहजहां तृतीय भी अपने आप को राजा घोषित कर देता है, जिससे क्या होता है, दोनों में लड़ाई हो जाती है और शाह आलम द्वितीय जीत जाता है। तो इसके समय में दो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े जाते हैं। पहला युद्ध होता है 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध, जो ईरान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होता है, जिसमें मराठों की हार होती है। दूसरा होता है 1764 में बक्सर का युद्ध, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला तीनों ने मिलकर लड़ा था, जिसमें अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुई थी। तो इस युद्ध के बाद क्या होता है, मतलब जो बक्सर का युद्ध, उसके बाद क्या होता है, शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच 1765 में एक संधि हो जाती है, जिसे इलाहाबाद संधि के नाम से जाना जाता है। उसके बाद शाह आलम द्वितीय को अंधा बना दिया जाता है और वह एक अन्य शासक के रूप में लंबे समय तक कार्य करता है। तो इसी क्रम में 1803 में ब्रिटेन के सैन्य अधिकारी लॉर्ड लेक के प्रयासों से यह घोषित हो जाता है कि शाह आलम द्वितीय अब अंग्रेजों के संरक्षण में, क्योंकि वह बेसिकली अब अंधा हो चुका है। तो जो अधिकारी रहता है लॉर्ड लेक, वह यह घोषित कर देता है कि जो शाह आलम द्वितीय अब वह अंग्रेजों के संरक्षण में। उसके बाद बनता है नेक्स्ट शासक अकबर द्वितीय, जिसका समयकाल रहता है 1806 से 1837। तो शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में 1806 में मुगल बादशाह बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो पहला मुगल शासक कौन था जो अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बना था? तो उसका नाम था अकबर द्वितीय। तो उस समय तक जो मुगल थे उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि जो अंग्रेज थे वह उनके साथ बहुत ज़्यादा अनैतिक व्यवहार कर रहे थे। तो जो अकबर द्वितीय है वह राजा राम मोहन राय को अपने पास बुलाता है और कहता है कि आप ब्रिटेन जाइए और हमारी तरफ से ब्रिटेन की महारानी को संदेश दीजिए कि हमारी स्थिति ठीक नहीं है। तो इसी कारण अकबर द्वितीय राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि भी देता है। तो याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो वह था मुगल शासक अकबर द्वितीय। उसके बाद नेक्स्ट बनता है बहादुर शाह द्वितीय, जिसका समयकाल रहता है 1837 से 1857। तो बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है और इसके समयकाल तक मुगलों की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि उनके राज्य की जो सीमा थी वो बहुत छोटी हो गई थी और उन्हें लाल किले से भी बाहर निकाला जा रहा था। अगर इसके शासनकाल में देखें तो इसी के शासनकाल में अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति भी शुरू हो जाती है और क्रांतिकारियों के कहने पर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जो अब बूढ़े भी हो चुके थे, वो क्रांति का नेतृत्व करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। परंतु क्या होता है कि अंग्रेजों के सामने ये क्रांतिकारी टिक नहीं पाते और बहादुर शाह जफर पराजित हो जाते हैं। और बहादुर शाह जफर के पराजित होने पर अंग्रेज उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें रंगून मतलब म्यांमार की जेल में भेज देते हैं और वहीं पर उनकी 1862 में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनके बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बहादुर शाह द्वितीय को जफर के नाम से शेरो शायरी करते थे। जब वह अंग्रेजों की कैद में थे तो उस समय उन्होंने लिखा था कि ना तो मैं किसी आंख का नूर हूं, ना तो मैं किसी के दिल का करार हूं, मैं किसी के काम आ ना सका वो बुझता हुआ चिराग हूं। ये उन्होंने एक शायरी लिखी थी। ठीक है, तो इस तरीके से जो सारे मुगल शासक थे हमने वन बाय वन कवर कर लिए।
थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा बहादुर शाह को, जिसका সময়काल 1707 से 1712। उसके बाद हमने पढ़ा जहांगीर शाह, जिसका समयकाल रहा 1712 1713। उसके बाद आए फर्रुखसियर 1713 1719। उसके बाद रफ़ी उद दरजात, रफ़ी उद्दौला, ये दोनों व्यक्ति जो बीमारी के कारण जल्दी ख़त्म हो गए थे, तो इनका समयकाल छोटा है, मतलब 1719 ही। फिर उसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह 1719 1748। फिर आते हैं अहमद शाह 1748 से 1754। फिर आते हैं आलमगीर द्वितीय 1754 से 1758। फिर आते हैं शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। फिर आते हैं अकबर द्वितीय 1806 से 1837। फिर आते हैं बहादुर शाह जफर 1837 से 1857। ओके, तो आप इसको B2 के नाम से याद कर सकते हैं कि लास्ट मुगल शासक कौन था, बहादुर शाह द्वितीय। ओके, तो ये सारे मुगल शासक हमने 1 बाय 1 कवर कर लिए हैं। तो यहीं पर हमारी थ्योरी कंप्लीट होती है। अब बारी है टेस्ट की, तो आइए कुछ क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट कौन थे। ओके, तो आपको बताना है भारत में मुगल शासक, जो लास्ट मुगल शासक था उसका नाम क्या था। ऑप्शन है औरंगजेब, बहादुर शाह जफर द्वितीय, बाबर या शाहजहां। तो इसका राइट आंसर है बहादुर शाह जफर द्वितीय। नेक्स्ट है, सैयद बंधुओं की सहायता से फर्रुखसियर बादशाह बना, अतः सैयद बंधुओं का काल कहा जाता है। मतलब किस समय काल को सैयद बंधुओं का काल कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है 1712 से 1719, 1713 से 1720, 1715 से 1722 या 1719 से 1730। तो जो समय सैयद बंधुओं का था वह था 1713 से 1720। सैयद बंधुओं का नाम क्या था, हुसैन अली और अब्दुल्ला। ओके, ये दोनों भाई थे जिन्हें भारतीय इतिहास में किंग मेकर या कह सकते हैं राजा बनाने वाला कहते हैं, क्योंकि बेसिकली इनका इतना ज़्यादा प्रभाव रहता था कि किसी भी व्यक्ति को बादशाह बना देते थे। ठीक है, तो इन्होंने किसको बनाया था, इन्होंने फर्रुखसियर को बनाया था, रफ़ी उद दरजात को बनवाया था, रफ़ी उद दौला को भी बनवाया था, और मोहम्मद शाह को भी इन्होंने सिंहासन पर बैठाया था। अभी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में किन के बीच हुआ। ऑप्शन है मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली, मराठा एवं जहांगीर शाह, अहमद शाह अब्दाली एवं जहांगीर शाह, या मोहम्मद शाह एवं नादिर शाह। तो राइट आंसर है मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट है, ब्लैक होल ट्रेजेडी या काल कोठरी की त्रासदी किसके शासनकाल में हुई। तो राइट आंसर है, ऑप्शन है पहले अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, अकबर द्वितीय या बहादुर शाह जफर। ओके, तो राइट आंसर है आलमगीर द्वितीय। ठीक है, अगर ब्लैक होल ट्रेजेडी की बात करें तो यह घटना हुई थी आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में 20 जून 1756 को, और इसका उल्लेख एक गवर्नर था जेड हॉलवेल, उसने किया था। उसके अनुसार ये था कि जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे, उन्होंने 20 जून 1756 को मुर्शिदाबाद में एक 18 फीट लंबी और 14 फीट चौड़ी एक कोठरी बनवाई थी, जिसमें उन्होंने 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया था। कहा जाता है कि उसमें पुरुष, महिला और बच्चे भी शामिल थे। और जब उस कोठरी को खोला गया, मतलब 21 जून 1756 को उस कोठरी को जब सुबह खोला गया, तो उसमें सिर्फ मात्र 23 लोग ही जिंदा बचे थे। ठीक है, तो किसके अनुसार, गवर्नर जेड हॉलवेल के अनुसार ये कहा गया था। और कई इतिहासकारों का ये भी मानना है कि ये जो कहानी है ये मनगढ़ंत है। ठीक है, नेक्स्ट पर चले। तख्त ए ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। ऑप्शन है जहांगीर शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह या अहमद शाह। तो राइट आंसर है मोहम्मद शाह। नेक्स्ट है, अहमद शाह अब्दाली का भारत पर प्रथम आक्रमण किसके समय में हुआ। जहांगीर शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह या अहमद शाह। तो राइट आंसर है अहमद शाह। ठीक है, नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह को सुंदर युवतियों के प्रति रुझान के कारण रंगीला बादशाह कहा जाता था। तो ऑप्शन है मोहम्मद शाह, जहांगीर, अहमद शाह या आलमगीर द्वितीय। तो राइट आंसर है मोहम्मद शाह। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह को घृणित कायर कहा जाता है। तो ऑप्शन है जहांगीर शाह, फर्रुखसियर,
मोहम्मद शाह या बहादुर शाह जफर? तो इसका राइट आंसर है फर्रुखसियर। ठीक है, तो फर्रुखसियर को घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी और जजिया और तीर्थ यात्रा जो कर था उसको हटा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है? ऑप्शन है जहांदर शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह या बहादुर शाह जफर। तो राइट आंसर है जहांदर शाह। नेक्स्ट है, जुल्फिकार खां किस मुगल बादशाह का वजीर था? ऑप्शन है जहांदर शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह या बहादुर शाह प्रथम। तो राइट आंसर है जहांदर शाह। ओके, तो जहांदर शाह कहाँ का रहने वाला था आपको पता है ना? सॉरी, जुल्फिकार का कहाँ का रहने वाला था? ईरान का रहने वाला था। ठीक है, जो किसके समय में था? जहांदर शाह के समय में था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम क्या था? तो ऑप्शन है गौहर अली, मुअज्जम, रोशन अख्तर या कादिर खां। तो राइट आंसर है मुअज्जम। नेक्स्ट है, मुगल सल्तनत का अंतिम बादशाह कौन था? ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय या अकबर द्वितीय। तो राइट आंसर है बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत से जजिया कर अंतिम रूप से समाप्त हुआ? ऑप्शन है बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद शाह रंगीला, फर्रुखसियर या जहांदर शाह। तो राइट आंसर है मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, तो मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त किया था। पहले 1564 में अकबर ने समाप्त किया था, लेकिन बाद में 1679 में औरंगजेब ने फिर से जजिया कर लागू कर दिया था, लेकिन पूर्ण रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 में इसको समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक को शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन है बहादुर शाह प्रथम, जहांदर शाह, महमूद शाह या फर्रुखसियर। तो राइट आंसर है बहादुर शाह प्रथम। ओके, यहाँ पर कुछ 14 क्वेश्चन थे, कंप्लीट हो चुके हैं। तो थ्योरी प्लस क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं इस वीडियो में। ओके बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लाइक करना। ओके बच्चों।